अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 105 गुलदस्ता। उधर पार्थो की कार में बैठी लैला अपने हाथ में थमे हुए गुलदस्ते को बार बार निहारे जा रही थी। पार्थो ने उसे एक नजर देखा और कहा, मोर और लेस इस इंडस्ट्री में हीरोइंस की लाइफ इन फूलों की जैसी ही होती है। ये सुनते ही लैला ने चौंक कर पार्थो का चेहरा देखा। उसने आगे कहा, ये फूल मजबूर हैं कि उन्हें नहीं पता टूट जाने के बाद उनका क्या अंजाम होगा। किसी देवता के कदमों में चढ़ाया जाएगा या किसी दुल्हन की सेज पर, अर्थी पर रखा जाएगा या नदी नाले में बहा दिया जाएगा। लेकिन अगर इंडस्ट्री की हीरोइंस चाहें तो वो अपना फ्यूचर खुद बना सकती हैं, क्योंकि 5 से 7 सालों में आमतौर पर उन्हें फिल्में मिलना बंद हो जाती हैं। उसके बाद उनका सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ उनके बनाए कॉन्टैक्ट्स पर ही डिपेंड करता है। लैला को उसकी उलझी हुई बातें तो ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसे पार्थो की बातें किस तरफ इशारा कर रही थी ये अच्छे से समझ में आ रहा था। उसने अपने चेहरे पर किसी भी तरह का एक्सप्रेशंस लाए बगैर सपाट लहजे में कहा, मैं कुछ समझी नहीं। पार्थो ने उस पर एक नजर डालकर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें चंद्रा साहब जैसे लोगों से घुलते मिलते रहना चाहिए। ये तुम्हारी आगे की लाइफ के लिए बेहतर होगा। लैला का शक सही निकला। उसे भी पार्थो की उतनी बातों का यही मतलब समझ में आ रहा था। लैला ने एक बार फिर से अपना सारा ध्यान उन फूलों पर लगाते हुए कहा, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं सर। अब जब आपने ये बात कही है तो कुछ सोच समझकर अपने तजुर्बे के बेसिस पर ही कही होगी। लेकिन मैं ना इस मामले में कुछ अलग सोचती हूँ। जब हमें जीवन भगवान जी देते हैं तो हम यहाँ सर्वाइवल के लिए उस पर डिपेंडेंट ना होकर उसके बंदों पर क्यों डिपेंडेंट रहें। अब जिसने जन्म दिया है उसे तो बेहतर पता होगा ना कि अपने बंदों का ख्याल कैसे रखना है। लैला की ये बात सुनकर पार्थो बौखला गया। उसने कुछ सख्त लहजे में कहा, ये सारी बातें गीता और रामायण में ही सही लगती हैं लैला। जब सच्चाई की जमीन पर पैर पड़ते हैं ना तो ये सारे फलसफे हवा हो जाते हैं। कल को जब तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा तब हो सकता है तुम ये सोचकर पछताओ कि काश उस वक्त पार्थो सर की बात मान ली होती। लैला ने उसकी इस बात पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तब की तब देख लेंगे पार्थो सर। मेरे बापू कहा करते थे कि कल के डर से हमें अपना आज अपनी मेहनत के दम पर संवारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि खुद किसी के आगे पीछे करते हुए अपना आज बिगाड़ने की। उसका जवाब सुनकर पार्थो एकदम से खामोश हो गया। लैला ने देखकर चैन की सांस ली और रिजॉर्ट भी आ ही गया था। लैला ने फूलों का गुलदस्ता उठाया और पार्थो को थैंक यू कहते हुए चाबी लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उधर कबीर मोहिनी के सवालों से हैरान था। उसने उस मैगजीन पर एक नजर डाली और कुछ बोलने को हुआ, तभी मोहिनी ने कहा, मैं यहाँ तुम्हें लेकर इतना परेशान थी कि पता नहीं कैसे तुमने अपना हाथ जला लिया और यहाँ तुम ये सब किए जा रहे थे। कबीर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहते हुए उसने कबीर की तरफ अपनी पीठ कर ली। कबीर ने उसकी सिसकियों की आवाज सुनी तो उसके पास आया और उसके कंधों को थामकर बोला, तुम ये क्या बोले जा रही हो मोहिनी? ये सिर्फ एक शॉट की फोटो है, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम समझ रही हो। मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में हूं, न जाने मेरी कितनी तरह की कितनी ही तस्वीरें अखबारों में आए दिन छपती रहती हैं, और तुम आज इस फोटो को देखकर इतना चौंक क्यों रही हो? मोहिनी ने कुछ नहीं कहा। तब कबीर ने उसे कंधों से पकड़े हुए ही अपनी तरफ घुमाया, जबकि उसने अपना चेहरा यूं ही झुकाए रखा। तब कबीर ने कहा, हालांकि इसमें कोई अनोखी या दिल दुखने वाली बात नहीं थी, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो उसके लिए सॉरी। कहते हुए उसने मोहिनी की ठोड़ी पर अपनी उंगलियां टिकाते हुए उसका चेहरा ऊपर किया। इतना करना ही था कि मोहिनी ने जोर का ठहाका लगाया। ओह माय गॉड कबीर, जस्ट लुक एट योर फेस।
ऐसा लग रहा है कि कितने बड़े गुनाह के मुजरिम हो तुम। कबीर उसे इस तरह ठहाके लगाते हुए देख कुछ कंफ्यूज्ड हो गया। मोहिनी उसका चेहरा देखकर लगातार हंसते हुए बोली, अरे मैं मजाक कर रही थी कबीर। तुम्हारी क्या आज पहली बार किसी हीरोइन के साथ फोटो छपी है जो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी? मोहिनी के मुंह से ये सुनकर कबीर की जान में कुछ जान आई। उसने एक ठंडी सांस ली और बेड पर लेटते हुए कहा, ओह गॉड, तुमने तो मुझे वाकई में डरा ही दिया था। मैं भी सोच में पड़ गया था कि आखिर इसे हो क्या गया है। मोहिनी भी उसके पास लेटते हुए बोली, वैसे तुम्हें यकीन कैसे नहीं होता? मैंने इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग ही की थी। तो मानते हो ना, इतने सालों से एक सुपरस्टार की बीवी होने के बाद मेरी अदाकारी भी परफेक्ट हो चुकी है। कबीर ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये देखो मेरा दिल अब भी तेज तेज धड़क रहा है। कहते हुए उसने मोहिनी का हाथ अपने सीने पर रख लिया। मोहिनी उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए अभी कुछ कहना ही चाह रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहिनी ने उठते हुए कहा, रेयान आ गया शायद। उसने दरवाजा खोला तो सामने वाकई में अश्विन और रेयान ही थे। रेयान ने माँ को देखते ही कहा, मम्मा ये देखो, अश्विन चाचू ने मुझे कितनी सारी चॉकलेट्स दिलवाई हैं। मोहिनी ने उसे प्यार करते हुए गोद में उठाया और दरवाजा बंद करके बेड की तरफ ले आई। फिर रेयान अपनी कहानियां सुनाने लगा तो कबीर और मोहिनी उसी में खोए रह गए। अगले दिन सारे लोग फिर से फार्म हाउस के लिए निकल चुके थे। वहां पहुंचकर कल ही की तरह सब अपने अपने काम में लग गए। शूटिंग के बीच ब्रेक के दौरान मंगरू काका ने छोटी सी टोकरी में कुछ सेब लाकर लैला को देते हुए कहा, ये आपके लिए है बिटिया। लैला ने उन्हें अपनेपन से देखते हुए कहा, काका आप बेवजह इतनी तकलीफ कर रहे हैं, कल वो फूल और आज ये सब। लैला के होठों पर मीठी सी शिकायत थी। तब मंगरू ने कहा, आप अपनी जैसी लगती हो बिटिया, बस इसीलिए आपके लिए ये सब करने का मन करता है। लैला ने टोकरी लेकर स्पॉट दादा को थमाते हुए कहा, इसे गाड़ी में रखाइए। और फिर उसके जाने के बाद लैला ने मंगरू से कहा, मैं बिटिया जैसी नहीं काका, बिटिया ही हूँ। तब मंगरू ने कहा, ठीक है, तो आज मैं अपनी बिटिया के लिए एकदम ताजे फलों का जूस लाऊंगा, अभी चलता हूँ। कहकर मंगरू उसे दुआएं देते हुए चला गया। इधर सुजॉय ने डिटेक्टिव को फाइनल कॉल किया, जो उसने एक हफ्ते के बाद करने को कहा था। डिटेक्टिव ने माफी मांगते हुए कहा, सर मेरे पास जितनी डिटेल्स थी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। सॉरी सर, लेकिन मुझे और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। डिटेक्टिव को लगा था कि सुजॉय उसे खूब बातें सुनाएगा, लेकिन उसे ये देखकर बेहद हैरत हुई कि सुजॉय ने कुछ भी वैसा नहीं कहा। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, इट्स ओके, तुमने जितनी भी मदद की उसके लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारा चेक भिजवा दूंगा। डिटेक्टिव ने जब उसे ऐसे बात करते सुना तो जल्दी से बोला, नहीं सर, मैं और फीस नहीं लूंगा। आप पहले ही जितना पे कर चुके हैं मुझे वही काफी थी, और वैसे भी मैं पूरी फीस तभी लेता हूँ जब मैंने केस पूरा सॉल्व करके दिया होता है। सुजॉय ने उससे और कोई बात कहे बगैर ही थैंक यू कहकर कॉल रख दिया। लेकिन अब उसके सामने एक नया चैलेंज था, एक नए सिरे से सुहाना की खोज करने का। और पाहूजा साहब की खराब तबीयत की वजह से अब उसके पास इस काम के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं था। अभी वो सोच ही रहा था कि तभी लतिका जी नॉक करते हुए उसके कमरे में आई। सुजॉय बेटा, क्या कर रहे हो? माँ को आया देखकर सुजॉय ने सामने रखी कुछ फाइल्स वगैरह साइड करते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं माँ, आइए ना। लतिका जी ने उसके सामने बेड पर बैठते हुए कहा, शुक्र है भगवान जी का, दिव्या को ठीक होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, फिर तेरी फिल्म भी कंप्लीट हो जाएगी। सुजॉय ने बुझे हुए मन से कहा, हाँ माँ, आई होप कि फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ और नहीं तो क्या, देखना मेरा दिल कहता है कि तेरी ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। भगवान करे ऐसा ही हो माँ।
तब लतिका जी ने अपने पीछे किए दाहिने हाथ को सामने करते हुए कहा, अब जब सब कुछ ठीक होने वाला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम भी निपटा ही लिया जाए। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहकर उन्होंने अपने हाथ में थमी कुछ तस्वीरें फिर से उसके सामने रख दी। एक पल के लिए तो सुजॉय बेहद इरिटेट सा हो गया। माँ, आप जानती हैं कि अभी मेरी जिंदगी में इस फैसले के लिए कोई जगह नहीं है, फिर क्यों आप हर बार ये तस्वीरें लेकर आ जाती हैं? मैंने कहा ना, जब मुझे लगेगा मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए तो मैं ये लड़की ढूंढने का काम आपको ही सौंपूंगा। भी ऑलरेडी इतनी दिक्कतें चल रही हैं, मेरी फिल्म रुकी हुई है, उधर वो लैला कबीर के साथ दूसरी फिल्म की शूटिंग पर चली गई है और मैं इधर शादी के लिए लड़कियों की तस्वीरें देखने लगूं। उसे इस तरह चिढ़ते हुए देखकर लतिका जी ने हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब ऐसे गुस्सा मत करो, नहीं दिखा रही मैं तस्वीरें। कहते हुए उन्होंने सारी तस्वीरें वापस समेटकर अपने हाथों में रख ली। लेकिन सुजॉय के मुंह से इस अंदाज में लैला का नाम सुनकर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा था। उधर आज की शूटिंग खत्म होते ही पार्थो ने लैला और बाकी क्रू मेंबर्स से कहा, तो ऐसा है कि हमें कल अर्ली मॉर्निंग कुछ शॉट्स लेने हैं, इसलिए मिस लैला आपको आज रात यहीं रुकना होगा। और भी बाकी लोग जिन्हें कल वाले शूट में मौजूद रहना है उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, इसके अलावा बाकी लोग जा सकते हैं। कहकर पार्थो ने एक स्पॉट बॉय को अपने हाथ में पकड़ी लिस्ट थमाकर उसे सबको पढ़कर सुनाने को कह दिया, जबकि लैला ये सुनकर कुछ टेंशन में आ गई थी। रिजॉर्ट तक सही था, लेकिन अब यहाँ फार्म हाउस वाले बंगलों में भी रहने का सुनकर उसे उलझन सी हो रही थी। क्योंकि कबीर की शूटिंग देर से शुरू होने वाली थी, इसीलिए वो वहां से वापस रिजॉर्ट के लिए निकल चुका था और अब उसे कल ही यहाँ वापस आना था। इसलिए भी उसे अकेले रहने के नाम से कुछ फिक्र सी हो गई। तभी उसकी नजर कुछ दूर पर खड़े मंगरू काका पर गई। वो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। न जाने क्यों लैला को कुछ ढाढ़स सी महसूस हुई। उसने भी उन्हें देखते हुए मुस्कुरा दिया और अपना पर्स थामे अंदर की तरफ आ गई। काका ने उसे देखते ही कहा, आओ बिटिया, आपको आपका कमरा दिखा दूं। वो उसे लेकर अंदर की तरफ लाइन से बने कमरों से होते हुए एक कमरे में चले आए। लैला ने देखा वो बेहद खूबसूरत कमरा था। वहाँ सामान कम था, लेकिन जो कुछ भी था बेहद कीमती नजर आ रहा था। लैला ने अपना पर्स टेबल पर रखा और कबर्ड खोलकर देखने लगी। उसकी उम्मीद के मुताबिक वहाँ पहले से ही उसके लिए कुछ ड्रेस रखे हुए थे। उसने एक सूट उठाया और बाथरूम में चली आई। कुछ ही देर में जब वो फ्रेश होकर आई तो मंगरू काका ने आते हुए कहा, ये लीजिए आपका नाश्ता और ये ताजे फलों का जूस। रसोई वालों ने कहा कि हम भिजवा देंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी बिटिया के लिए खुद लेकर जाऊंगा। लैला ने मुस्कुराते हुए उन्हें शुक्रिया कहा और फिर बोली, आप रख दीजिए काका, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। ये सुनते ही मंगरू वहां से चला गया और लैला टॉवल से अपने बाल पोंछती अपने कमरे से सटी बालकनी में निकल आई। डिनर के बाद कबीर जब पार्थो के साथ मीटिंग करके आया तो मोहिनी बाथरूम में थी और रेयान का कहीं कोई पता नहीं था। कबीर ने मोहिनी को कमरे से ही पुकार कर कहा, रेयान कहाँ है? मोहिनी ने अंदर से ही जवाब दिया, उसे आज अपने अश्विन चाचू के पास सोना था, इसीलिए अश्विन उसे लेकर अपने कमरे में गया है। ओके कहकर कबीर वहीं टेबल पर पड़ी स्क्रिप्ट की फाइल उलट पलट करने लगा। मन तो उसका पहले से ही अशांत था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और उसमें मोहिनी एक छीनी सी नाइटी पहने बाहर निकली। हल्की रोशनी में मोहिनी की पर्सनालिटी बेहद लुभावनी लग रही थी, लेकिन कबीर ने उसे देखकर वो रिएक्शन नहीं दिया जिसकी मोहिनी को उम्मीद थी। उसने एक अदा से कमरे में दाखिल होते हुए कहा, इतने दिनों से हम दोनों दूर थे, तो सोचा जब शिमला में है तो क्यों ना एक बार फिर से हनीमून की यादें ताजा कर ली जाए। ये कहते ही मोहिनी उससे एकदम से लिपट गई और सर्द मौसम में आतिशदान से आती हल्की हल्की आंच ने कबीर को भी पिघलने पर मजबूर कर दिया।
उसने बेचैनी से भरे अपने होठों को मोहिनी की गर्दन पर फेरना शुरू कर दिया था। मोहिनी ने उसके सर को पीछे से थामकर उसके सीने पर अपने होठ रख दिए। कबीर ने एक तेज सिसकारी भरी और उसके होठों से निकला, ओ लैला, तुम मुझे पागल कर दोगी। मोहिनी ने जैसे ही ये सुना, चौंक कर कबीर का मुंह देखने लगी। लैला की बालकनी के ठीक सामने वाले कमरे में मौजूद पार्थो और चंद्रा की नजर जैसे ही लैला पर पड़ी तो चंद्रा उठकर अपनी खिड़की की ओट से उसे देखने लगा। तब पार्थो ने कहा, जितनी मासूम और भोली दिखती है ना ये लड़की, काश होती भी। कल मैंने शीशे में उतारने की इतनी कोशिश की, लेकिन बंदी टस से मस नहीं हुई। तब चंद्रा ने बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहा, आप फिक्र क्यों करते हो पार्थो साहब, अब तो ये मछली हमारे जाल में ही है। अब क्या सोचना, बस कुछ घंटों की बात और है, फिर ये चाहे या ना चाहे इसे टूटना ही पड़ेगा। ये सुनते ही पार्थो के चेहरे पर भी एक कमीनगी भरी मुस्कुराहट तैर गई। आखिर लैला को हासिल करने के लिए पार्थो और चंद्रा का क्या प्लान था? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।